हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग छठवें सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के छठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है। क्वांटिटी सर्वेइंग को कह सकते हैं राशि सर्वेक्षण या फिर अनुसूची या फिर कहा जा सकता है मात्रा। क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत किया क्या जाता है कि जिस भी संरचना का हमको प्राकलन तैयार करना होता है, जैसे अगर कहा जाए कि कोई भवन है और इस भवन का प्राकलन हमको बनाना है, तो प्राकलन बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्वांटिटी सर्वेइंग, यानी भवन में कौन कौन से मद हैं और उस मद में जो सामग्री प्रयोग होगी उसकी मात्रा क्या क्या लगेगी, इनका निर्धारण क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा इसमें जोड़ा गया है कि वैल्यूएशन क्या होता है। तो कह सकते हैं कि अगर कोई भवन है और इसका जो हमारा निर्माण कार्य होता है वह पूरा हो गया हो, यानी जो संरचना हमारी है या जो हमारी बिल्डिंग है वो बन करके तैयार हो गई हो और कुछ समय बीत गया हो, तो कुछ समय बाद उस भवन का जो मूल्य होगा या उस भवन का लागत वैल्यूएशन के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। जबकि क्वांटिटी सर्वेइंग जो किया जाता है यह भवन निर्माण से पूर्व किया जाता है, यानी कोई भी संरचना बनाना है तो वह संरचना बनाने से पहले करते हैं। तो यह हमारा होता है क्वांटिटी सर्वेइंग और वैल्यूएशन। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकलन क्या होता है। किसी भी प्रस्तावित संरचना के निर्माण के पूर्व उस संरचना पर होने वाले संभावित खर्च का गणना किसी युक्ति संगत व्यवहारिक या स्वीकृति विधि के द्वारा अनुमान लगाना प्राकलन या एस्टीमेट कहलाता है। कह सकते हैं कोई भी संरचना हो, चाहे वो हमारा भवन हो, सड़क हो, पुल हो या कोई भी संरचना हो, अगर उस संरचना पर होने वाले समस्त खर्चों का अनुमान संरचना निर्माण से पूर्व यदि लगाया जाता है तो वह हमारा एस्टीमेट कहलाता है। कह सकते हैं कि कोई भी संरचना हो, निर्माण से पूर्व यानी निर्माण कार्य से पूर्व उस पर होने वाले संभावित खर्चे का अनुमान लगाना या संभावित लागत का अनुमान लगाना, वह हमारा प्राकलन होता है। प्राकलन बनाने के उद्देश्य क्या हैं, यानी जो हमारा प्राकलन बनाया जाता है यह किन किन कारणों से या किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा दिया गया है परिव्यय। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे नए निर्माण कार्य करने होते हैं या कोई हमारा मरम्मती या कह सकते हैं कोई संरचना हमारी थी और वह बन करके तैयार हो गई है लेकिन उस पर रिपेयर करवाना है, यानी कोई संरचना हमको नई संरचना बनानी हो या पुरानी संरचना हो और उस पुरानी संरचना का मेंटेनेंस करवाना हो, तो उस पर जो भी खर्चे आते हैं उन खर्चों को ज्ञात करने के लिए भी हमें प्राकलन की आवश्यकता पड़ती है।
और यह जो ज्ञात किया जाता है वह परव्यय के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे दिया गया है सामग्री औजार। कह सकते हैं कि कोई भी संरचना यदि बनाई जाती है या कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो इस निर्माण कार्य के दौरान उसमें बहुत सी सामग्रियां लगेंगी। जैसे कहा जा सकता है कि कुछ ईंट होंगे, सीमेंट होगा, बालू होगा, गिट्टी होगी, लकड़ी होगी, ऐसे और कई सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ कह सकते हैं इन सामग्रियों को उपयोग में लाने के लिए श्रमिक या फिर कह सकते हैं कि कुछ छोटे मोटे औजार या मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो यह हमारा सामग्री और औजार या यंत्र बनाया गया, यह उद्देश्य इसलिए है कि कोई भी संरचना यदि निर्माण कार्य किया जाएगा, किसी भी प्रकार की संरचना हो, यदि उसको हमको बनाना है तो उसमें जो सामग्री लगेंगे, जो मशीन लगेंगे, इन सब का पूर्व में अनुमान लगाया जाता है। तो पूर्व में कौन सी सामग्री कितनी खर्च होगी यह पता करने के लिए ही भी हमको प्राकलन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा वहीं पे कहा गया कि सामग्री और समय, सार्मिक और समय, सामग्री हो गया है सार्मिक और समय। अब अगर कहा जाए कि कोई भी भवन या कोई भी संरचना का निर्माण करवाया जाता है तो इसमें यंत्र के साथ साथ श्रमिकों की या मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ये मजदूर होंगे, कितनी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता है, इसका अनुमान लगाने के लिए भी हम एस्टीमेट तैयार करते हैं या प्राकलन करते हैं। अगर बात किया जाए समय का, तो यहाँ पे जो मजदूर होंगे, इन मजदूरों की संख्या से हमारा समय भी प्रभावित होगा, और यदि समय प्रभावित होता है तो इस संरचना पर आने वाले जो खर्च हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कहा जाए कि कोई एक भवन था और इस भवन को 10 श्रमिकों के द्वारा यानी 10 मजदूरों के द्वारा 2 दिन में तैयार कर लिया जाता है। अब वहाँ पे क्या किया जाए कि जो मजदूर की संख्या है इसको 3 कर दिया जाए। तो जो संरचना हमारी 2 दिन में तैयार हो जा रही थी, अब वह 2 दिन में तैयार नहीं हो पाएगी। अब यहाँ क्या होगा कि जो समय लग रहा था वह समय हमारा अधिक लगेगा, या कह सकते हैं बढ़ जाएगा। और यदि समय अधिक लगता है तो इस पे जो खर्च आएंगे वो भी बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? जैसे यहाँ पे होगा क्या कि जो मशीन प्रयोग में लाया जा रहा था और एक ही दिन में उस मशीन का प्रयोग करके वापस कर दिया जा रहा था, अब यहाँ पे यदि काम हम मान लेते हैं कि 5 दिन चलता है तो इन मशीनों को कार्यस्थल पर 5 दिन तक रखना पड़ेगा। साथ ही इस मशीन पर जो किराया होगा वो किराया भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी संरचना होगी उस संरचना पे खर्च बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा है विशिष्टियाँ। तो जो प्राकलन दी गई होती है वह विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य करवाया जाता है। जैसे कहा जाए कि कोई भवन है, अब हम भवन के निर्माण की बात कर रहे हैं कि इसमें ईंट प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अब जो ईंट प्रयोग होगा यह फर्स्ट क्वालिटी का, सेकंड का और थर्ड, ये 3 ग्रेडों में आता है। अब इसमें से हम फर्स्ट ग्रेड का ईंट प्रयोग कर सकते हैं, सेकंड का, थर्ड का, कोई भी किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई भी ग्रेड का कंक्रीट हम प्रयोग करते हैं तो इसमें होगा क्या कि जब इसकी सत्यापन होगी या जांच होगा तो यह नहीं स्पष्ट कर पाएंगे
कि इसमें से अगर 3rd ग्रेड का ईंट प्रयोग किया गया है तो यह गलत है। गलत कब होगा कि जो विशिष्टियाँ हैं इन विशिष्टियों में यह अंकित किया जाएगा या ब्यौरा वहाँ पे दिया गया होगा कि प्रथम श्रेणी की ईंट का लेकर के ही प्रयोग करना है, यानी जो ईंट भवन में प्रयोग किए जाएंगे वो प्रथम श्रेणी के होने चाहिए। अब वहाँ पे अगर प्रथम श्रेणी का ईंट ना प्रयोग करके द्वितीय या तृतीय श्रेणी का ईंट प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो जाएगा कि विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। तो यह विशिष्टियाँ इसीलिए तैयार किया जाता है। इसके बाद हमारा है कार्य की परिगत। जब हमारा कोई निर्माण कार्य चलता है तो इस निर्माण कार्य में कौन सा कार्य कब होने वाला है इसका अनुमान भी कार्य के अनुरूप चलता रहता है। तो इससे यह भी पता चल जाता है कि कौन सी कार्य कब करनी है और कार्य कितने समय में समाप्त हो रहा है, ये दोनों भी हम प्राक्कलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है निविदाएं। जो हमारे ठेकेदार होते हैं, जब कोई संरचना होती है या कोई निविदा आता है तो ठेकेदारों के द्वारा अपना अपना प्राक्कलन तैयार करके और वहाँ पे सबमिट किया जाता है या कह सकते हैं विभाग में सबमिट करते हैं और उस निविदा के लिए अपनी अपनी बोली लगाते हैं। अगर कह सकते हैं कि अगर कोई भवन बनाना है और इस भवन के लिए यदि एस्टीमेट नहीं बनाते हैं तो जो ठेकेदार होगा वह किस दर पे या ये कैसे अनुमान लगाएगा कि भवन हमारा 10 लाख में तैयार होगा कि 5 लाख में तैयार होगा। जब तक इसका एस्टीमेट तैयार नहीं किया जाएगा या प्राक्कलन नहीं तैयार करते हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि भवन हमारा 10 में तैयार हो जाएगा, 10 लाख में, या वही भवन हमारा 5 लाख में तैयार होगा। तो ऐसे में यहाँ पे भी निविदा के लिए भी हमको प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यदि भुगतान लेना है, यानी जिस भी विभाग से निविदा आए थे उस विभाग से यदि भुगतान लेना है तो भी वहाँ पे प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना प्राक्कलन के उस विभाग से भुगतान भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद है संपत्ति का मूल्यांकन। अब यहाँ पे यदि कहा जाए कि संपत्ति का मूल्यांकन, इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे भवन या अन्य संपत्ति होते हैं, जैसे कहा जाए कि भवन हो, जमीन हो या कोई भी संपत्ति हो, और यदि इस संपत्ति को क्रय करना है, खरीदना हो या बेचना हो या उसको बंधक के रूप में रख करके ऋण प्राप्त करना हो, तो इन सब के लिए जो भी हमारी संपत्ति होगी उस संपत्ति के प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो उसका मूल्य का निर्धारण होगा, क्योंकि जैसे अगर कोई भवन है इसको हमको खरीदना ही है तो इसका मूल्य जब तक कुछ निर्धारण नहीं हो सकता है ना तो ये खरीदा जा सकता है और ना ही यह बेचा जा सकता है। तो क्रय के लिए, विक्रय के लिए या ऋण के लिए संपत्ति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए हमको प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे प्राक्कलन के प्रकार, यानी प्राक्कलन या एस्टीमेट जो किया जाता है वह किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो एस्टीमेट करने की विधियां हैं यह मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी गई है। पहला हमारा है प्रारंभिक या खाका लागत, रफ कास्ट। दूसरा है विस्तृत या मद दर प्राक्कलन, डिटेल या आइटम रेट एस्टीमेट। इन 2 विधियों के द्वारा हम किसी भी संरचना के निर्माण से पूर्व उसके मूल्य का अनुमान लगाने के लिए करते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रारंभिक प्राक्कलन। प्रारंभिक प्राक्कलन कह सकते हैं प्रस्तावित निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत, प्रशासनिक व अन्य स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। यह प्राक्कलन संबंधित विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। कह सकते हैं कि अगर हमको कोई भी निविदा लेना है, टेंडर जैसे आता है या निविदा है, अगर कोई निविदा हमको लेना है, अगर उसकी बोली लगाई जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले उसकी प्रारंभिक प्राक्कलन किया जाता है और इस प्राक्कलन के आधार पे जो भी प्रशासनिक या औपचारिक स्वीकृतियाँ होती हैं उनको प्राप्त किया जाता है। जब ये हमारे प्रशासनिक और औपचारिक स्वीकृतियाँ मिल जाती हैं, फिर इसके बाद हमको तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। लेकिन जब तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है तो उसके लिए विस्तृत या मध्य प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं प्रारंभिक प्राक्कलन की। अब ये जो हमारे प्रारंभिक प्राक्कलन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इकाई या पटरी दर। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि अगर कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यहाँ पे कोई भवन का निर्माण किया गया है और पास में ही हमको दूसरा भवन सेम उसी प्रकार का निर्माण करवाना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसी के अनुसार ही यहाँ का मूल्य का भी निर्धारण कर लिया जाता है। यानी प्राक्कलन ना तैयार करके इस मद पे या इस पे जो खर्च आया है यही खर्च इसके लिए भी मान लिया जाता है। जैसे कहा जाए कि कोई एक सड़क यहाँ तक 1 किलोमीटर दूरी में बनाया गया और इस पे 10 लाख की खर्च हुई। अब यहाँ से आगे भी हमको 1 किलोमीटर की सड़क और बढ़ानी है, तो यहाँ पे यहाँ का प्राक्कलन ना तैयार करके प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत इकाई या पटरी दर के अनुसार अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर का 10 लाख खर्च आता है तो यहाँ पे भी 1 किलोमीटर का 10 लाख खर्च ही आएगा। तुलना कर लिया जाता है, कह सकते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा हमारा है कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राक्कलन। इसमें क्या किया जाता है कि प्राक्कलन के लिए भवन जो हमारा होता है यह भवनों के लिए ही अधिकतर अपनाई जाती है। इसमें जैसे कहा जाए कि कोई एक कमरा इस प्रकार से बनाया गया है और यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा प्लान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कुर्सी होगा उसी कुर्सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी जो ये वाली इतनी भाग है इसी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करके यहाँ पे इस विधि के द्वारा हम भवन का मूल्यांकन करते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल में इस भवन की ऊंचाई से गुणा करा करके और जो भी दर होगा उस दर से गुणा करा करके हम इसके मूल्य का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि कोई भवन इस प्रकार से ऐसे बना है और इस पे बाहर की तरफ खसके दिए गए हैं तो ये खसके प्लिंथ लेवल एरिया के अंतर्गत नहीं लिए जाएंगे, या कोई खुला क्षेत्र हो तो वहाँ पे भी यह इसके अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे हमारे दीवार बना करके छत यहाँ पे रख दिया गया इस प्रकार से, तो यहाँ पे कुर्सी क्षेत्रफल इन दीवारों का क्षेत्रफल ही लिया जाएगा, ना कि यहाँ तक यह हमारा स्लैब आया है तो यहाँ का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं घनीय दर प्राक्कलन। घनीय दर प्राक्कलन में जब किसी भवन का हमको प्राक्कलन तैयार करना होता है या एस्टीमेट तैयार करना होता है तो हम क्या करते हैं कि घनफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करते थे वैसे यहाँ पे घनफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी संरचना होगी उस रचना की लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई
का गुणनफल ज्ञात करके हम उसका घनफल ज्ञात कर लेंगे, या कह सकते हैं उसके आयतन को ज्ञात कर लेंगे। और आयतन ज्ञात हो जाने के बाद जो भी दर होगा उस दर से गुणा करके हम उसका लागत भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है प्रतिशत दर प्राकलन। प्रतिशत दर प्राकलन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि प्राकलन संरचना के अभिलेख में दर्ज मूल लागत के प्रतिदर्श के आधार पर बनाया जाता है। सीधा बात करते हैं कि अगर कोई भवन है और इसका निर्माण कार्य हो गया है तो इसके लिए इस पे जो खर्च आता है इसके लिए एमबी की जाती है, मेजरमेंट बुक में इसको अंकित कर लिया जाता है। और इसकी टोटल लागत को भी यानी कुल जो खर्च होंगे इन खर्च को भी नोट कर लिया जाता है। जब कभी इसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत करना हो या इस संरचना पे छोटे मोटे कार्य करने होते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रतिशत दर प्राकलन अपनाया जाता है। यानी जो भी खर्चा इस भवन को बनवाने में आता है, कुल लागत जो इस पे आती है उस लागत का 1.5% में हम इसकी रिपेयर करवाते हैं या इसके मरम्मत करवाते हैं। जैसे मरम्मत के अंतर्गत सफ़ेदी हो गया, या कह सकते हैं चूना लगवाना हुआ, या रंगीन पुताई करना हुआ, या कोई खिड़की वगैरह कांच टूट गए हैं, या अन्य इसी प्रकार से कई छोटे छोटे कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं, तब वहाँ पे प्रतिदर्श दर प्राकलन अपनाया जाता है। इसके बाद हमारा है सामग्री एवं सार्मिक के आधार पर प्राकलन। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रस्तावित निर्माण कार्य हमारा होता है, प्रस्तावित निर्माण कार्य जो हमारा होता है उस पे सामग्री और मजदूरी दोनों क्या किए जाते हैं, अलग अलग ज्ञात कर लिए जाते हैं। यानी अगर कोई संरचना बनाई जाती है तो उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री पे टोटल खर्च क्या आता है इसको ज्ञात कर लिया जाता है। और जो मजदूर हैं इस मजदूरी में टोटल खर्च कितना आता है यह ज्ञात कर लिया जाता है। और इनको यानी सामग्री पर होने वाले खर्च और मजदूरी पर होने वाले खर्च को जोड़ करके हम सामग्री व सार्मिक के आधार पर प्राकलन तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं विस्तृत प्राकलन की। तो विस्तृत प्राकलन के अंतर्गत यह प्राकलन प्रस्तावित निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य वास्तविक रूप से शुरू करने के लिए बनाया जाता है। यानी कह सकते हैं अभी जो प्रारंभिक में बताया गया कि प्रारंभिक प्राकलन क्या होता है, तो उसमें बताया गया कि प्रशासनिक या फिर औपचारिक स्वीकृति अगर प्राप्त करना है तो वहाँ पे हमको प्रारंभिक प्राकलन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब विस्तृत प्राकलन बनाया जाता है तो जब हमको कार्य शुरू करना होता है, शुरू करने से पहले हमको यहाँ पे विस्तृत प्राकलन तैयार करना होता है। जब विस्तृत प्राकलन हमारा तैयार हो जाता है तो इस प्राकलन के आधार पे तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है और फिर कार्य को शुरू किया जाता है। अगर बात किया जाए कि विस्तृत प्राकलन के प्रकार, कि विस्तृत जो प्राकलन है वह हमारा किन किन भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहेंगे मद दर प्राकलन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मद नहीं ये हमारा मद है, आइटम कह सकते हैं मद दर प्राकलन। तो मद दर प्राकलन में क्या होता है कि मद दर प्राकलन में कि जो हमारे संरचना
या भवन बनाई जाती है, इसमें सभी मदों पर होने वाले खर्च को अलग अलग ज्ञात करके फिर उस संरचना पर होने वाले कुल व्यय को ज्ञात किया जाता है। दूसरा हमारा होगा पूरक प्राकलन। पूरक प्राकलन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जब कोई भवन या संरचना हो और उसका निर्माण कार्य चल रहा हो और उस संरचना में यदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है और यह परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए पूरक प्राकलन की आवश्यकता पड़ती है। यानी पुनः से एक विस्तृत प्राकलन तैयार किया जाएगा और जो परिवर्तन किया गया है उसको भी उसी पे दिखाया जाएगा और इसको ले जा कर के पुनः से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तीसरा हमारा है संशोधित या पुनरीक्षित प्राकलन। इसमें क्या होता है कि जब एक बार विस्तृत प्राकलन तैयार कर लिया गया और तैयार करने के बाद जो भी हमारी सामग्री है या मजदूरी है, इसमें से यदि किसी की भी दर यदि बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद जो संरचना पर कुल लागत या खर्च हो रहा था यदि उसका 10% तक हो जाता है तो हमें पुनः से संशोधित या पुनरीक्षित प्राकलन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारा है वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण प्राकलन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी संरचना होती है और संरचना बन करके तैयार हो जाता है, तैयार हो जाने के बाद उसके रख रखाव के लिए भी उस पर कुछ छोटे मोटे खर्चे या कह सकते हैं वार्षिक कुछ प्रतिशत खर्चे होते रहते हैं। जैसे अभी पिछले में बताया गया था कि 1.5%, यानी कोई भी संरचना है अगर उसमें बहुत छोटी मोटी कमियां हो रही हैं, रंग पुताई करना, सफ़ेदी का कार्य करना है या छत के गाटर वगैरह या कांच बदलने हैं या बहुत सारी छोटी मोटी मरम्मत के कार्य करने हैं या अनुरक्षण के कार्य करने हैं, तो ये 1.5% कुल लागत का निर्धारित होता है। कुल लागत यानी जो भी संरचना है उस संरचना पे जितने खर्च हो रहे हैं उन खर्च का 1.5% जो हमारा होगा उतना क्या किया जाएगा कि जो संरचना होगी उसके वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण पे खर्च किए जाते हैं। तो आज हमारा यहीं तक होगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।